वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है फिजिक्स की दृष्टि यूट्यूब चैनल में। और आज हम जी सेट 2024 का पेपर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारी चैनल का नाम है फिजिक्स की दृष्टि, तो हम फिजिक्स का ही फुल सॉल्यूशन आज करने वाले हैं, जिसको जी सेट में फिजिकल साइंस दिया गया है। इसका सब्जेक्ट भी 2 है और इसका पेपर कोड भी 2 ही है। ठीक है, तो पेपर 1 का फुल सॉल्यूशन इस यूट्यूब पे है और आज हम पेपर 2 जो है उसका फुल सॉल्यूशन, इसमें 1 से लेकर के 100 सवाल होंगे। एक सवाल के 2 मार्क्स है, ऐसे टोटल जो मार्क्स है इसके बनते हैं वो 200। तो इसमें कैसे सवाल पूछे गए हैं वो हम देखेंगे और आगे जाके 2025 में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी भी थोड़ी थोड़ी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरी बात मानते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि मैथमेटिकल फिजिक्स में 1 से लेके 12 क्वेश्चन पहले आपको मिल जाएंगे जी सेट फिजिक्स के एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला से 12 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो मैथमेटिकल फिजिक्स से मिलेंगे। और मैथमेटिकल फिजिक्स में भी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिर आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर मैट्रिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स हो गया। और उसके बाद आगे अगर जाओगे तो आपको शायद रियल इमेजनरी नंबर ऐसा कुछ करके एक कोई भी सम मिले। मैंने पोलिनोमियल भी बताया था, पोलिनोमियल के ऊपर भी एक सम हो सकता है। ऐसे हर एक क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिव पॉइंट्स में देखने को मिलेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी नोट्स भी अपलोड करके रखे हैं, तो आप वहां जाके नोट्स भी एक्सेस फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहले कंटेंट देख लेते हैं, फिर तय करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। तो देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स से है। पीरियोडिक फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, ये फंक्शन है एफ ऑफ टी और इंटरवल दिया है -पाई टू पाई से। अब इसमें क्या करना है आपको, फोरियर कोएफिशिएंट यहाँ पर ए एन दिया है, बी एन दिया है और फोरियर सीरीज ऑफ सिग्नल आर, यानी कि ये जो कोएफिशिएंट है वो आपको मैच करना है कि ए एन कितना मिलेगा, बी एन कितना मिलेगा, वो सब आपको, मुझे सबको पता है कि जो फोरियर सीरीज लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाती है कि एफ ऑफ टी, यहाँ पर जो फंक्शन तो दिया ही है वो ऐसे टर्म में लिखी जाती है, a0/2 प्लस सिग्मा, जितने भी इसमें टर्म्स हो इनफाइनाइट, याद है, ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी, ऐसे करके। और आपको फाइंड आउट करना है ये a0 क्या है, ए एन क्या है, बी एन क्या है। और उसका मेथोडोलॉजी हमने पहले से बना के तय रखा है कि अगर आपको a0 चाहिए तो मैंने बनाया हुआ है कि 1/पाई, ये मैंने आपको हिंट दिया है मेरे नोट्स में, आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं उसको। -पाई टू पाई है, यहाँ पर आपका फंक्शन आ जाएगा इंटू डी टी। अब इसमें आप रखेंगे कि ओमेगा की जगह आपको रखना है 2π/t और t की जगह 2π, तो ये कट हो जाएगा, ये फंक्शन आपका 2v0 बन जाएगा। यहाँ पर लिखा है -पाई टू पाई में ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है, 2v0 से, तो डायरेक्ट रख दीजिए 1/पाई इंटीग्रेशन फंक्शन की जगह 2v0 इंटू डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/पाई डी टी का इंटीग्रेशन टी, 2v0 तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, टी यहाँ पर पाई टू -पाई टू पाई। अब टी की जगह पाई रखेंगे, माइनस पाई रखेंगे, तो ये इसका जवाब का आ जाएगा 0। तो ये यहाँ पर, अरे सॉरी 0 थोड़ी हो जाएगा, पाई माइनस पाई और ये पाई पाई से कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जवाब आ जाएगा 2v0। वो भी पाई है ना, यहाँ पर पाई पाई कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ a0 का तो हमें आंसर मिल गया 2v0, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब इसी तरह जैसे मैंने ये फाइंड आउट किया है, उसी तरह आपको एन फाइंड आउट करना है। एन के लिए मैंने सिखाया हुआ है 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई। यहाँ क्या आएगा, एफ ऑफ टी ही आएगा, लेकिन एन के लिए क्या आएगा, कॉस यस एन ओमेगा टी इंटू डी टी। और ऐसे ही आप बी एन फाइंड आउट करेंगे 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ टी, बी एन के लिए क्या आएगा, साइन ओमेगा टी। ऐसे फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपको ए एन जो देखने को मिलेगा, जो ए एन देखने को मिलेगा वो मिलेगा आई थिंक 0, क्योंकि ये कॉस फंक्शन है और साइन भी 0 मिल सकता है, लेकिन ऑड नंबर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4v0/n पाई। तो इस तरह पूरा जो है वो फोरियर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पर भार दीजिएगा, तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है, सी इज अवर करेक्ट आंसर, ओके, नॉट डी। तो सी इज अवर करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये भी कंडीशन चेक करना है
0 इवन है या ऑड है, तो ऑड के लिए ये मिलेगा, इवन के लिए ये फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें, अ कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड using a based coin with the only 30% chance of returning head, 30% probability है, probability of getting exactly 2 heads, 2 head आए इन 5 ट्रायल्स, 5 ट्रायल में 2 हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो ये मैंने बताया था कि जब भी आपको परसेंटेज में मिले तो आप मान लेना कि वो जो क्वेश्चन आया है वो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस है, याद है। इसमें हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, तो चलो नंबर ऑफ जो ट्रायल है वो हमें दी गए हैं 5। फिर इसमें हम डिसाइड करते हैं कि सक्सेस कितनी है, तो पी सक्सेस दिखाता है कितना आया है 2 बार, और फेलियर कितना है, तो फेलियर को इसमें हम क्यू लिखते हैं, जो फेलियर है। तो अगर 2 बार सक्सेस मिली है तो फेलियर कितनी बार मिली, 3 बार। अच्छा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, कितना परसेंटेज दिया है, 30% चांस, तो 30% का क्या आएगा यहाँ पर 0.3%, और फेलियर कितना आएगा 0.7। ओके, और आपको 2 बार मिला है यानी k इज इक्वल टू क्या आएगा 2, ऐसे आपको बना लेना है। और बाकी फॉर्मूला तो आप सबको याद ही है कि प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हैं हम, p इज इक्वल टू एन सी के, सक्सेस का k और q रेस टू n माइनस k। चलो n यहाँ पर कितना है 5c2, प्रोबेबिलिटी 0.3 रेस टू k यानी 2, और ये क्या है 0.7, n कितना है 5 माइनस 2 यानी 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 0.31 यानी 31%। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, इसमें आपका आंसर रहेगा सी। तो ये भी मैंने दिखाया हुआ है कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें दिया है कंसिडर द फंक्शन, ये फंक्शन है वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विच इज द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें बहुत ही आसान है, ये आप अगर फंक्शन जानते हैं एफ ऑफ जेड, आप देखिए इसमें इमेजनरी फंक्शन भी दिया हुआ है, तो ये होलोमॉर्फिक, देखते ही आपको पता लगे कि होलोमॉर्फिक है, और होलोमॉर्फिक जो है वो कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में हो सकता है, तो यानी ए इज योर करेक्ट आंसर। थियोरेटिकल क्वेश्चन है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि ये आपका मैट्रिक्स है और ये आपको फाइंड आउट करना है कि इसके इज इक्वल टू कितना आएगा। तो इसका एक शॉर्टकट मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे मैंने ये भी मेंशन करके रखा है कि आप इसका ट्रेस फाइंड कर लीजिए। ट्रेस यानी आपको पता है डायगोनल कितना मिलेगा 2 + 4, अरे ये ट्रेस, ये 2 + 4 6, और आप फाइंड कर लीजिए इसका डिटर्मिनेट ऑफ ए, यानी कि इसका आप निश्चायक निकाल लीजिए। तो 4 2 8 माइनस 3 1 3, तो ये कितना मिला 5, डिटर्मिनेट 5। तो इसका मैंने डायरेक्ट एक मेथड आप सीख लीजिए कि डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस कितना है यहाँ पर 6m, और प्लस यहाँ पर क्या आएगा i, और डिटर्मिनेट ऑफ द मैट्रिक्स ये मैंने आपको बनाना सिखा दी, इज इक्वल टू ये ऑलवेज क्या होगा 0। ठीक है, अब आप इसमें से मैच कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। देखिए यहाँ पर -6m है, यहाँ पर -6m है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5i है, यहाँ पर m स्क्वायर है, यहाँ पर m स्क्वायर है। आपको कितने चाहिए 4m स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट और 3m स्क्वायर ऐड कर दूँ तो यहाँ पर भी मुझे 3m स्क्वायर ऐड करने चाहिए। तो ये हो गया आपका 4m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 5i इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 3m स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर 3m स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हाउ इट इज ईजी। ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपको रखनी है ताकि 1-2 मिनट में ही आप उसका सॉल्यूशन ला पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये अगर आपको पहचान में आता है तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, और डिराक डेल्टा फंक्शन की मैंने डायरेक्ट ट्रिक दी हुई है। अगर आप वो 2-4 फंक्शन याद रखेंगे तो आपको पता है कि ये -∞ टू इन्फिनिटी, वहां जाके ये फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा, यानी g ऑफ f इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, ये हमने बताया हुआ है कि इसको आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ये नोट्स में भी मेंशन है, ऐसे 4 तरह के फॉर्मूला हमें याद रखना ताकि हमारा कैलकुलेशन का थोड़ा समय बच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइड द कंडीशन दिस z² 2z + 1 where the value of z
फॉर विच रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा। इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स मुझे दिखा है, इसको आप लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड प्लस वन रेज टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी जेड इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस वन आएगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी क्या है टू प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर करे यानी फोर ए सी, यानी ये हुआ 8 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर मैं करता हूँ तो टू टू कट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वन और ये प्लस और माइनस ये आ गया आपका आई। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके हिसाब से अगर देखें तो ए इज योर करेक्ट आंसर, लेकिन पता नहीं इसके ऑफिशियल आंसर की में आपको बी आंसर दिया हुआ है, आई थॉट बी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आई थिंक आंसर गलत है। दो बात करें, हाँ आ ही गया है ना, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो 2 ही आएंगे, यस 2i। I think B is correct answer, okay, not A. Are you getting my point? Okay, so B is your correct answer, not A. I thought here we have a 2, no, here we have a 4 divided by 2, then B is your correct answer. This is the green flag. Next, second term of Taylor series expansion, ये आपको दिया है अराउंड इज जीरो, इसका आंसर आपको अराउंड क्या दिया है जीरो दिया है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ये एन स्क्वायर माइनस वन है, एन स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं एन माइनस वन एन प्लस वन, और नीचे एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, इसको लिख सकते हैं हम एन प्लस वन होल स्क्वायर, एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एन माइनस वन और लास्ट में एन प्लस वन, इसके इक्वल टू हम क्या ले लेंगे जीरो। लेकिन किसके लिए नहीं होगा, तो नीचे अगर हम माइनस वन रखें तो इनफाइनाइट हो जाएगा, एन इज नॉट इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन का सीधा सा रूल है, मैंने सबको सिखाया हुआ है कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है वो ऐसे लिखते हैं ऑलवेज एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो इंटू एन, याद है, फिर एफ डबल डैश ऑफ जीरो एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल प्लस ऐसे 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 आगे बढ़ता जाएगा। मैंने हमेशा कहा है आपको कि सीरीज से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो यहाँ पर टेलर सीरीज से पूछा हुआ है। अब आपको क्या पता करना है सेकंड टर्म, तो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकंड टर्म, तो कितना इजी है पता कर लीजिए कि एफ डैश ऑफ एन, पहले तो ये रहा, इसको मैंने सिंपलीफाई किया है, देखिए इसमें अगर मैं एफ ऑफ जीरो रखूँ तो क्या आएगा, एन की जगह आप जीरो रख दीजिए, हाँ, तो एफ ऑफ जीरो जो है वो आपको मिलेगा ये जीरो और ये भी जीरो हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली माइनस वन आपको मिल रहा है, ठीक है। और इसका आप क्या कीजिए, एफ ऑफ एन अगर मैं फंक्शन लिखूँ तो ये है एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो इसको आप एफ डैश ऑफ एन निकाल लीजिए, और एफ डैश ऑफ एन निकाल के आप उसमें क्या रख दीजिए, एफ डैश ऑफ जीरो रख दीजिए इंटू एन स्क्वायर रख दीजिए और डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल यानी टू कर दीजिए। इसका जो जवाब है वो आप ढूंढ लीजिए, तो इसका जवाब आपको मिलेगा 2n, ठीक है। तो अब मैं पूरी प्रोसेस नहीं कर रहा, यहाँ पर आपको हिंट दे रहा हूँ, तो 2n इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बायसेक्शन मेथड, आपको मैंने 3 मेथड्स दिखाई हुई है, उनमें से बायसेक्शन मेथड में से पूछा गया है कि आपको ये दिया है एन स्क्वायर माइनस फोर, तो आपको पता है एन स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो है, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, सो एन इज इक्वल टू प्लस और माइनस टू। अब इसमें माइनस का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि आपको प्लस रूट चाहिए, तो जो एन जो है वो ऑलवेज प्लस आएगा। आपको बाउंड्री दी है 0 to 6, अब आपको ना पता चले तो आपको पता चल तो गया कि 2 के आसपास का आंसर है, 2 के आसपास का आंसर ये रहा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, आपको 5 इंट्रैक्शन करना है, पहला होगा 0 से लेके 6 तक। अब आपको दोनों अमाउंट रखनी है, इसका मीन क्या होगा 3, तो अब 0 से लेके क्या आएगा 3, अब इसका मीन क्या होगा 0 से लेके अगर हम 3 तक चले तो इसका मीन हम लेके चलेंगे आई थिंक 1.5, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये सेकंड हो गया, थर्ड 1.523, अब 1.523 लेके चले तो 1.5 यहाँ रहेगा, ये क्या हो गया 2.25, ये फोर्थ हो गया। और फिफ्थ वाला मैं रेड पेन से लिखता हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइटेड रहे, इसका मीन निकालिए, मीन निकालना पता क्या है 0 + 6/2 3, तो इसको हटाओ, इसको लिखो, ये डायरेक्ट मैंने सिखाया हुआ है। अब 3 और 0 का मीन 1.5, तो 0 को हटाओ यहाँ लिखो 1.53, अब 1.5 और 3 का मीन, 3 को हटाओ यहाँ लिखो, अब इन दोनों का मीन निकालो तो आपको मिलेगा 1.875, तो 1.5 को हटाओ यहाँ लिखो, और इन दोनों का मीन, ये पांचवा है तो 5 में का मीन निकाल दो, तो इन दोनों का मीन निकाल दोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा 2.062, तो ये जो है वो आपको मिल गया। तो
डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। इसमें पूछा है ना 5 इंटरेक्शन मेथड, तो ये बाइसेक्शन मेथड है। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। फिफ्थ का आप मीन निकाल लीजिए, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन, ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया हुआ है। कोई भी फंक्शन है उसका रेसिड्यू निकाल लो, सिंपल बोल दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। ये हमने सॉल्व भी किया हुआ है, इसका जवाब आपको अगर याद है तो 3/4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 10th क्वेश्चन हम आ गए हैं। वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर n इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्डर लेजेंडर पोलिनोमियल L3। लेजेंडर पोलिनोमियल याद होना चाहिए, सबको मैंने सिखाया हुआ है कि उसको याद रख ले। e टू दी पावर x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल d रेज टू n डिवाइडेड बाय dxn इन द ब्रैकेट x रेज टू n e टू दी पावर माइनस x। ये आपका है। इसमें आप n की जगह क्या रखेंगे? 3 जो दिया हुआ है, और आप जो भी आंसर्स आता है उसमें x की जगह क्या रखेंगे? 1। अगर आप ये रख देते हैं तो आपका जो काम है वो बन जाएगा, और एट द एंड जो आपको आंसर मिल जाएगा वो -2/3। ठीक है, तो अब ये हर एक चीज में नहीं सॉल्व कर रहा क्योंकि ये उतनी इजी है चीज। अगर आप इसमें वैल्यू रख देंगे तो आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर? याद है मैंने दिखाया था कि aj dxi डिवाइडेड बाय dx' ये क्या है? ये जो है, और यहाँ पर तो यही ही है, तो ये जो है वो जैकोबियन मैट्रिक्स है। यहाँ पर वही है, इफ द ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग द जैकोबियन मैट्रिक्स, ये इसका यूज करके दिया है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये थियरी में भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि आप थियरी से डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट याद कीजिए, तो ये जो है वो क्या है, वो किसका यूज से बना हुआ है? जैकोबियन मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इन द इलेक्ट्रिकल circuits, the Laplacian transformation is used to analysis the circuit's behavior। वहाँ पर V of S Laplacian transformation, the time varying voltage, what does the variable represent? S क्या represent करता है? तो याद रखिए S जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, अगर आप इसको डिटेल में पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो S जो है वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, हमने आगे लिखा भी है सिग्मा प्लस आई ओमेगा। जो सिग्मा है वो डी के ग्रोथ, और जो ओमेगा है वो साइन ऑसिलेशन दिखाता है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा है कि एस क्या दिखाता है। नेक्स्ट ईयर में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि अगर एस ये है तो उसमें सिग्मा क्या दिखाएगा, तो आपको पता होना चाहिए डी के ग्रोथ, ओमेगा क्या है, साइन ऑसिलेशन। खास करके ये क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर तो सिंपल पूछा है, एक्स क्या दिखाएगा? कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, यस, इंक्लूडिंग द डीके एंड ऑसिलेशन लिखा है। तो ये मैंने थियरी में पढ़ाया हुआ है, तो वो आपको याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। लोग पूछ रहे हैं कि ये सब याद रखना है तो कैसे होगा? हाँ, जी सेट में अब थोड़े डिटेल्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मेथोडोलॉजी याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम थोड़ा। कोरियोलस इफेक्ट इज मोस्ट नोटिसेबल। कोरियोलस इफेक्ट कहाँ देखा जाता है? आपको पता है, पोल ऑफ अर्थ। अगर इतना भी ना समझ में आए तो आपको ये तो पता होना चाहिए, कोरियोलस जो इफेक्ट है वो इसको ऐसे हम दिखाते हैं ओमेगा क्रॉस वी, और ये वहीं पर इफेक्टिव होगा। ऐसा हम अगर अर्थ मान ले तो इसका ओमेगा यहाँ मिलेगा, और सरफेस एग्जैक्टली क्या होगा? परपेंडिकुलर। जहाँ पर ये होगा वहाँ पर ये मोस्ट नोटिसेबल होगा, तभी तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो ये परपेंडिकुलर कहाँ पर एग्जैक्टली हो रहा है? पोल पर। तो इसका आंसर मिलेगा आपको ए, एट अ पोल एट अर्थ। समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये एक थोड़ा जादू है मैथमेटिकल का, इसमें आप जितना डीप जाओगे उतना आपको ज्यादा पता चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द पार्टिकल ऑफ मास m moves under the influence of the potential। ये आपको एक पोटेंशियल दिया है, ओके। और क्या दिया है? द फ्रीक्वेंसी ओमेगा, स्मॉल ऑसिलेशन अराउंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी। आपको ओमेगा फाइंड करना है। अगर कोई भी पोटेंशियल हो, ओमेगा तो हम सिंपली ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं √k/m। अब आपको सिर्फ k फाइंड करना है। आपका जो भी पोटेंशियल है उसका पहले आप इक्विलिब्रियम कहाँ पर है वो फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पर n दिया है, हम जनरली पोटेंशियल ऐसा लिखते हैं a r⁻² - b डिवाइडेड बाय r। और मैंने आपको सिखा है कि आपको इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, तो ये जो फोर्स है उसका आप डेरिवेटिव ले लीजिए, और वो किसके इक्वल आएगा? 0 के। यहाँ पर आप r⁻² कीजिए तो -2 ऊपर आएगा a, और नीचे आएगा r⁻3। ये डेरिवेटिव हो गया। -1/r का क्या होगा?
प्लस 1/r², तो ये हो गया r²। और इसके इक्वल अगर हम 0 रखें तो r0 की जो वैल्यू मिल रही है हमें, वो r0 की वैल्यू मिल रही है 2a/b। अब आपको कैसे पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल का इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसे निकालते हैं, और उसके बाद आपको निकालना है k, क्योंकि आपको ओमेगा पता करना है। तो इफेक्टिव जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालना है, तो k इज इक्वल टू इसका डबल डिफरेंशिएशन d²v/dr। कैसे लिखेंगे, इसका डबल करेंगे तो ये 3 ऊपर आएगा, 3 दूर 6, 6a r⁴ माइनस 2b डिवाइडेड बाय r⁵, और r की जगह हम क्या रखेंगे, r की जगह हम r0 रख देंगे 2a/b। तो k की वैल्यू क्या मिल रही है, हम k की वैल्यू अगर आप रख देंगे तो k की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मिलेगी आपको b⁴ डिवाइडेड बाय 8a³। ठीक है, अब k यहाँ रख दीजिए, खाम खल्लास ओमेगा। चलो k की जगह हम क्या रखेंगे, b⁴ अंडर रूट m तो है ही, यहाँ पर क्या आएगा 8a³। तो ऐसा कोई वैल्यूएशन है, कहाँ पर है 2b b², अच्छा b² है कि ओके b⁴ है, सॉरी, हाँ b⁴ ये रहा 8m। अच्छा 8 आगे लिख दीजिए, ओमेगा अंडर रूट b⁴ 8m पीछे लिख दीजिए m⁴ मिल गया आपको। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लैग्रेंजियन दिया हुआ है, मास m मूविंग इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड इज गिवन by L is equal to this, okay, which of the following represent the conserved quantity। conserved quantity कौन सी है, आप हमेशा याद कीजिए कि इसमें जो डिपेंडेंट नहीं है, जैसे ये थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है लैग्रेंज, और थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है तो इसका जो पी थीटा हम लिखते हैं, याद है dl/dt, और dl/dt को हम टॉर्क लिखते हैं। टॉर्क कैसे लिखते हैं, mr² थीटा डॉट। तो ये जो है वो कंजर्वेबल नहीं होगा, ठीक है ना, सॉरी कंजर्व्ड क्वांटिटी, हाँ कंजर्व्ड होगा। वैसा हमने ये केपलर्स लॉ में भी पढ़ाया हुआ है कि mr² थीटा डॉट इज ऑलवेज कंजर्वेबल क्वांटिटी। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। वैसे देख के, ऑप्शन देख के आपको पता लगाना चाहिए कि यही आंसर है, क्योंकि ये टॉर्क, सॉरी mr² थीटा डॉट, ये ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। Consider the two mass m1 and m2 connected by the three spring 1, 2 and 3, 1, 2, 3. The masses are free to move in a one dimension only. Okay, अब एक ही डायमेंशन में है। The number of generalized coordinate, अब आपको पता होना चाहिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यानी क्या है। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यानी नंबर ऑफ डिग्रीज फ्रीडम, हाँ कि ना। अब नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं वो आप पता लगा लीजिए। तो आपको पता है कि वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन में टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके कितने मिल सकते हैं, या तो ये इस तरफ जाएगा या तो ये इस तरफ जाएगा, क्योंकि 1D है भाई, ऊपर नीचे नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे नहीं जा सकता, ओनली वन डायमेंशन। तो कितने हुए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2, तो 2 टिक कर दीजिए, आगे बढ़िए, कितना ईजी है। चलिए आगे। फॉर अ रिजिड बॉडी द डायगोनल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम, डायगोनल कंपोनेंट मैंने ऐसा लिखा हुआ है LXX, याद है, LYY LZZ, ये है डायगोनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, ये क्या है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ द एट्रिक्स, प्रिंसिपल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है, याद है। वहीं से ये क्वेश्चन थियोरेटिकल आया, कितना इजी है देखो। अगर आप पढ़े हो अच्छी तरह से तो ये जी सेट निकालना बच्चों वाला खेल है। नेक्स्ट, इन अ टू बॉडी कोलिजन, अब इस क्वेश्चन से मुझे दिक्कत है, जी सेट वालों को ये 2 MCQ नहीं देने चाहिए। कैसे दिखाता हूँ, ये क्लास 11th का है, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 6 यूनिट 6 में आप पढ़ चुके हैं। 2 मास दिए हैं और उसकी वेलोसिटीज दी है। अब वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास तो आप पढ़े हैं VCM, याद है अगर आपको, तो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब मुझे तो पता है ये, क्योंकि क्लास 11th मेरी बहुत अच्छी गई है, तो ये देख के मैं डायरेक्ट ये जवाब टिक कर दूंगा और इसमें जरा भी शक नहीं है। लेकिन आंसर की में ये आंसर है। अब कैसे ये आंसर है, क्योंकि इन्होंने कुछ प्री डिफाइन नहीं किया है। आपको पता या देना चाहिए कि ये जो वेलोसिटी है या ये जो भी सेंटर ऑफ मास है वो पहले से रेस्ट में है, तब जाके बच्चा 0 आंसर टिक करेगा, अदरवाइज वो यही आंसर टिक करेगा और ये 100% आपको करेक्ट देना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये कॉन्ट्राडिक्शन मैंने इस पेपर में थोड़ा देखा है,
बाकी आप बच्चे सही है, अगर आपने ये आंसर टिक किया है तो कोई माइका लाल आपको गलत नहीं दे सकता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यही है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यही। आपको अगर पहले से पता है कि वो रेस्ट पे है तो आप कुछ भी करिए, कोलिजन करिए या टू बॉडी प्रॉब्लम लेके आइए, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करें, तब जाके ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन जो भी है वो जी सेट वाले बाद में सही कर देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अ रिजिड रॉड ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस हैज एन रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, रिजिड रॉड है, निग्लिजिबल थिकनेस। अब इससे आपको एक इशारा मिल गया कि एक डायमेंशन आपका कम हो गया। थिकनेस लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, या थिकनेस के लिए ये हट गया है क्योंकि निग्लिजिबल है। तो इसमें 3 स्पेस में कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा है, तो n कितने हो गए, यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब 3 की जगह कितने हो गए, 2। आंसर टिक कर दीजिए 2, इसमें कहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 डायमेंशन डायनेमिकल सिस्टम इज गवर्न बाय द लैग्रेंजियन एल दिया है, हैमिल्टोनियन पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में करवाते करवाते थक गया कि हैमिल्टोनियन एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा पी आई क्यू डैश माइनस एल। एल दिया है, आपको एच फाइंड करना है, एच दिया है, आपको एल फाइंड करना है। ये दोनों आप अपने हिसाब से चुन लीजिए इसमें से। ठीक है, तो अब ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ऐसे 20 सवाल हमने हल किए हैं। ये लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन पूछा है, हैमिल्टोनियन से लैग्रेंजियन पूछा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करके ही जाना। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, डी इसका आंसर आएगा। इसका थोड़ा लास्ट हिसाब में आपको थोड़ा कैलकुलेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके डी आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द रिसेंट सोलार मिशन बाय इसरो। अगर अब किसी बच्चे को ये भी नहीं पता है कि इसरो ने ये मिशन किया है, तब कैसे ये बच्चा आंसर दे सकता है इसका, तो उसके लिए थोड़ा पढ़ो बेटा। आदित्य L1 इज बिलीव्ड इन टू मूव इन अ हेलो ऑर्बिट। अब हेलो ऑर्बिट क्या है? हेलो ऑर्बिट वो है जो लैग्रेंजियन पॉइंट L1, L2 और L3 के इर्द गिर्द है, नियरेस्ट टू है, और एक्सिस कनेक्टिंग द सन एंड अर्थ। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हेलो ऑर्बिट। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है कि हेलो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है और 3 स्पेस में है। कहानी खत्म, 2 मार्क्स मिल गए। लेकिन इसके लिए इसके इंफॉर्मेशन के इर्द गिर्द आपको आना पड़ेगा। अब वो मैं नहीं ला सकता, वो आपका पढ़ाई का लेवल कितना है वही डिसाइड करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक लैग्रेंजियन दिया है और आपको डिफाइन करना है ऑल साइक्लिक कोऑर्डिनेट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कहाँ डिफाइन करने की जरूरत है, आपको पता ही है। तो एक लैग्रेंजियन है, तो यहाँ पर P से लेकर QI तक ऑल कंजर्व्ड, द कैनोनिकल कंजुगेट्स PI टू QI आर कंजर्व्ड। कहानी खत्म। थियोरेटिकल स्ट्रांग होना चाहिए। ये देखिए, ये भी वैसा क्वेश्चन है। टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टनियन जैकोबी इक्वेशन। कितनी बार मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ कि हैमिल्टनियन जैकोबी का काम होता है Q1 से लेकर के Qn तक। फिर हम लिखते हैं ds बाय डी क्यू 1 से लेकर के ds बाय डी क्यू एन तक, और हम लिखते हैं इसका ब्रैकेट खत्म प्लस टी आएगा ना यहाँ पर, t ds बाय डी टी इज इक्वल टू 0। अब आपको जितने भी दिए हैं, जैसे यहाँ पर मुझे दिए हैं 2 डिग्री, तो अब ये मेरा जनरल फॉर्म है। अब इसका मुझे 2 डिग्री लिखना है तो मैं h लिखूंगा। चलो 2 लिखना है तो Q1, कहानी खत्म। और क्या आएगा, ds। अच्छा, यहाँ पर मुझे w दिया तो w लिखवाना, dw बाय dq1, dw बाय dq2, कॉमा t दिया है, t नहीं दिया तो 1 ले लेना, प्लस dw बाय dt इज इक्वल टू 0। अब ऐसा जवाब चेक कीजिए, यहाँ पर 2 दिए हैं, 3 तो आएगा नहीं, 2 दिए हैं, अच्छा w वाला रह गया, ये रहा, ये 2 और ये कॉमन पार्ट, d इज योर करेक्ट आंसर। ये जनरल फॉर्म अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत इसमें आने वाली है नहीं, और सारी बातें बताई हुई। वैसा ही ये क्वेश्चन देखिए, प्रॉपर टाइम स्पेस थियरी रिलेटिविटी। ये मैं इनकी दाद देता हूँ कि इन्हें थियरी ऑफ रिलेटिविटी में से क्वेश्चन पूछा। इसका हमने 2 कोण बनाए थे, एक स्पेस लाइक इंटरवल और एक टाइम लाइक इंटरवल। उसमें हमने पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि अगर टाइम लाइक लेते हैं तो ds² इज ऑलवेज लेस देन 0, और अगर स्पेस लाइक लेते हैं तो स्पेस लाइक ds² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे ही टाइम वेरी करेगा कि dt² अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो गया, स्पेस लाइक लिखा है, और dt² अगर लेस देन 0 हो गया तो ये क्या है, टाइम लाइक।
और इसका नोटेशन भी मैंने उसी के साथ दिया है, देखिए यहाँ माइनस है और बाकी के 3 प्लस है। अगर ये बदल जाते हैं तो ये उसका उल्टा हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी थियरी है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट देखते हैं अब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेवलेंथ आपको दी है लैम्बडा, पोलराइज्ड बाय द पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट, ओके, एट an angle of 49 degree with the respect of the surface normal interface between the two non-magnetic dielectric medium, n1 रखा है n2 रखा है, और आपको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको रिफ्लेक्शन का जो आरपी है वो मेजर कर लेना है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जिसे हम बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर दो मीडियम दिए हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि उसके लिए आपको n2 cos थीटा 1 माइनस n1 cos थीटा t डिवाइडेड बाय n2 cos थीटा 1 नहीं है, ये i है, और प्लस n1 cos थीटा t, बस इसमें वैल्यूज रख देनी है। लेकिन इसके लिए आपको देखिए ये लैम्बडा दिया है, ठीक है, थीटा दिया है 49 इंसिडेंट एंगल, और ट्रांसमिटेड एंगल नहीं दिया है, और उसके लिए आपको दो स्नेल्स दिए हैं, देखिए n1 sin थीटा i इज इक्वल टू n2 sin थीटा t। n1 दिया है कितना है 1.33, थीटा 1 दिया है कितना है sin 49 डिग्री, n2 दिया है 1.53, sin थीटा t आपको फाइंड आउट करना है पहले। जो थीटा t आपको मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 41 के अराउंड मिलेगा, और 41 का थीटा t। अब आपको सारी वैल्यूएशन याद है, देखिए n2 है आपके पास, थीटा i है, n1 है, थीटा t है, ये सारी वैल्यूज आपको क्या करना है, रख देना है, नियरेस्ट टू इसका जवाब 0 आएगा। यानी आपको ज़्यादा पता करना है तो आरपी हम लिखते हैं रिफ्लेक्टेड परसेंटेज, आरपी तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर भी कितना होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का कोई मायना है नहीं, तो परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड, कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, 0%, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट हुई नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 26वां प्रश्न हम आ चुके हैं। एन चार्ज ड्रॉप ईच ऑफ चार्ज Q and radius R from the big drop। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है कि भाई एक बड़ा सा ड्रॉप है जिसका रेडियस जो है वो हमने यहाँ पर कैपिटल R दिया हुआ है, ठीक है, और उसका जो चार्ज है वो टोटल है Q, और वो बना किससे है, तो वो बना है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं उसकी जो रेडियस है वो यहाँ पर स्मॉल r दी है, और उसका जो चार्ज है वो Q ऐसे भरा हुआ है। टोटल अगर हम करें तो वो Q के इक्वल है, और इसके रेडियस कैपिटल R के इक्वल है। इफ V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इससे दो बातें निकल के आ गई कि जो टोटल चार्ज है वो कितने ऐसे पार्टिकल है, आपको दिया है n पार्टिकल है, तो n पार्टिकल के चार्ज के इक्वल होगा, ये चार्ज कंजर्वेशन हो गया। और दूसरा वॉल्यूम कंजर्वेशन, कि जो बड़ा बलून है 4/3 पाई r क्यूब, वो किसके इक्वल होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो 4 पाई 4/3 पाई कट r क्यूब इज इक्वल टू n r क्यूब। सो r इज इक्वल टू व्हाट, n 1/3 r। तो ये r का रिलेशन मिल गया। अब आप तुक्का लगाइए कि v पहले पता करना है, क्योंकि इसमें EB है, VB है, EB है, VB है, तो आपको क्या पता करना है, मान लीजिए मैं v पता करता हूँ, v, चलिए v इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, के क्यू बाय आर, ये बिग के लिए लिख दिया मैंने। चलिए अब स्मॉल के लिए तो k ही रहेगा, q की जगह हम क्या लिखेंगे, एन क्यू, डिवाइडेड बाय r की जगह हम क्या लिखेंगे, n 1/3 ऑफ स्मॉल r। अब k q और r को साइड में हटा लीजिए, के क्यू बाय आर, ये किसके लिए हो गया, स्मॉल के लिए, बचा क्या, n डिवाइडेड बाय n 1/3। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n रेज टू 1 माइनस 1/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल। चलो n 1 माइनस 1/3 2/3 और v स्मॉल, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या निकल के आया, v बिग इज इक्वल टू n 2/3, यहाँ पर कोई है ऐसा, ये रहा देखिए, v बिग 2/3 v स्मॉल, तो d इज योर करेक्ट आंसर। तो अब v में मिल गया है तो फिर e में ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहीं ही मिलेगा, ठीक है। तो एक में अगर आंसर आ जा रहा है तो ज्यादा टाइम अपना बर्बाद करने की जरूरत है, कितना इजी सवाल है, ऐसे ही इजी सवाल आपको मिलेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बीम ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट पासिस थ्रू अ टू पोलराइजर, दो पोलराइजर में से पास हो रही, पहली 45 पे रखा है इनिशियल पोलराइजर और सेकंड पोलराइजर रखा है 90। अब इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, देखिए फर्स्ट में तो कोई परवाह है नहीं कि I1 कितना मिलेगा, I0 कॉस स्क्वायर, याद है ना, ये तो बचपन में पढ़े हैं लोग। 45 डिग्री, I0 कितना है, तो I0 है कॉस स्क्वायर यानी 1/√2 और इसका स्क्वायर यानी I1 जो कितना मिला I0/2, ये तो हो गया। अब बच्चे गलती यहाँ पर करते हैं कि दूसरा पोलराइजर I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर, एंगल कितना ले, यहाँ तो 45 हो गया। अब याद रखिए ये 90 लेकिन फर्स्ट से है, मान लीजिए ये ऐसे रखा है, फिर इसको आपने 45 पे किया, अब फर्स्ट से 90 यानी इतना, तो ये दूसरे से कितना हुआ, ये 45, तो यहाँ पर भी क्या होगा 45, तो ये है I1, I1 कितना है I0/2, ये 1/√2 का होल स्क्वायर यानी कितना हुआ I0/4। ये बच्चों जैसे सवाल है, हम 11वीं में हल करते थे ये सवाल 12वीं में, ठीक है, तो ये 1/4 पोलराइजेशन पार्ट होगा इसका। आगे देखें हम, कंसिडर द यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस R है, सब कुछ दिया हुआ है, मैग्नेटाइजन भी दिया हुआ है, H है, B है, तो आपको कहाँ पर क्या मालूम करना है वो आप देख लीजिए। मुझे तो इतना पता है कि अगर इसके अंदर हम जाए तो जो H होगा वो 0 होगा, तो ये भी 0 दिया है, ये भी 0 दिया है, यानी इन दोनों में से कोई है। अब B की अगर हम बात करें फॉर इनर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, वो कितना होगा, इनसाइड अगर हम बात करें तो μ0 m0 और डायरेक्शन कौन सी है Z, और अगर इनसाइड, हाँ, और आउटसाइड अगर हम बात करें सिलेंडर के लिए तो वो 0 हो जाएगा, तो यही इनसाइड वाली बात है, तो ये ले लीजिए, ठीक है, हो गया अपना सवाल हल चुटकी में। ए, अगर आउटसाइड की बात करते हैं तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ठीक है, आगे बढ़े हम। ओके, 29 पैर दी है आपको, एक वेक्टर स्केलर है और एक वेक्टर है, पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस, आपको क्या पता करना है कि कौन सा ट्रू है। अब ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन, इसमें आपको देखना है कि ये जो पैर है वो कहाँ पर जाके खत्म हो रही है। आप देख सकते हैं कि आर आपको दिया है और आपको कूलम्स में से फाइंड आउट करना है, कूलम गेज कंडीशन है, लॉरेंज गेज कंडीशन है, और कूलम और लॉरेंज गेज कंडीशन, कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रही है वो आपको देखना है। आपको एक स्केलर दिया है और एक आपको वेक्टर दिया है। अब हर एक के रूल्स हमने सिखाए हुए हैं कि लॉरेंज गेज के अलग रूल है, लॉरेंज गेज और कूलम के अलग रूल है, ये जो है वो किसी में भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको देख के पता लगना चाहिए कि ना तो ये कूलम में आते हैं और ना ये लॉरेंज गेजियो में सेटिस्फाइड होंगे। मैं डायरेक्ट टिक कर देता हूँ, अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो वो नोट में दिया है, तो यहाँ पर कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। और वैसा ही सवाल डाइवर्जेंस ऑफ मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करे, पता है ना, हमने दिया हुआ है टी टी टी, यहाँ पर क्या है, फोर्स तो कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, यस, पर यूनिट वॉल्यूम, तो डाइवर्जेंस ऑफ मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर नेट फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 30 सवाल तो मैं चुटकी बजा पॉइंटिंग रखा है, आप इसको हल कीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। पॉइंटिंग वेक्टर में से तो मैंने हर बार आपको बताया हुआ, पॉइंटिंग वेक्टर एस इज इक्वल टू μ0, पिछली बार ये सवाल आया था, याद है, E क्रॉस B, ये पॉइंटिंग वेक्टर है, और मैंने बोला भी था कि पॉइंटिंग वेक्टर में से आपको सवाल मिलेगा। हाँ हाँ, गला सूख गया 30 क्वेश्चन बताते बताते। देखते हैं अब। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इक्वेशन क्यों नहीं पूछा, ऐसा? हाँ, ये पॉइंटिंग वेक्टर की थियोरी में से क्वेश्चन आया है। अगर आपको पता है तो इसको मैंने प्रूफ किया था कि ये क्या है, वर्क डन बाय ईएम फोर्स, तो वर्क डन बाय ईएम फोर्स कितना है, तो वो कितने के बराबर है। तो पहला तो उसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है, यस, डिक्रीज द एनर्जी रिमेनिंग इन द फील्ड, और इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है एनर्जी फ्लो आउट थ्रू द सरफेस, कितना बाहर जा रहा है, बस यही आपका आंसर है। 2 पॉइंट लिए थे मैंने, फर्स्ट में से सेकंड वाला बात किया था, और जो बचा वही वर्क डन था, और इसी से तो ये इक्वेशन हम लाए थे। तो वही थियोरिटिकल एक्सपेक्ट जो है वो इसमें से पूछने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। A point charge is moving with the speed of 0.1 coulomb, okay. The space of light in vacuum, it changes its speed
0.75 सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब इसमें थोड़ा दिक्कत का वाली बात है, पहले ये दिया है, दूसरी ये दी है, तो आपको फाइंड करनी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्जेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। तो आपको मान लो कोई ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है, ए पॉइंट पे कितना है, तो ए पॉइंट पे स्पीड इतनी है, तो इसका फैक्टर फाइंड आउट करनी है कि इसका जो फैक्टर है बिफोर कितना है। मान लीजिए बिफोर वाली स्पीड है, तो इसका गामा फैक्टर हम लिख सकते हैं 1/√1 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, तो ये गामा फैक्टर मिलेगा 1.005, ये बाद वाली है, ठीक है। उसके बाद कितना हुआ, तो ये गामा न्यू, तो मान लीजिए इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं, आफ्टर और बिफोर, बिफोर आफ्टर, ठीक है, ये आफ्टर और बिफोर 1/√1 माइनस 0.75 का स्क्वायर, ये आएगा 1.512। तो आफ्टर का क्या है 1.512, बिफोर का क्या है 1.005। इसका आप कैलकुलेशन निकाल दीजिए, आई थिंक 1.5 होगा, तो ये आपका आंसर हो गया, इजी है, ठीक है। आगे 33, टू लीनियरली प्लान पोलराइज्ड वेव दिया है। ये भी मैंने शायद बताया हुआ है आपको कि अगर I1 देंगे, I2 देंगे, तो आपको आई मैक्स निकालने को बोलेंगे। आई मैक्स इज इक्वल टू I1 I2 प्लस 2 टाइम रूट I1 I2 कॉस 0। अगर आपको बोले कि आई मिनिमम कितना है, तो ये मैंने सब नोट्स में दिया है। I2 यहाँ पर क्या पूछा है वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ, कॉस 180। अगर ये पूछा है तो ये दो फॉर्मूला है, कुछ और पूछा है तो देखेंगे 60 डिग्री पे रखा है, कहानी खत्म, ये दोनों यूज ही नहीं होंगे। द प्लेन पोलराइज्ड, okay, the intensity of two beams are I0 and I2 is 0.7 I0। the visibility, हो हायर क्वेश्चन आ गया, विजिबिलिटी का आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, यहाँ कहीं पर भी आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, डायरेक्ट याद रख लीजिए 2I1 I2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब याद रख लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा पूछे तो I1 I2, I1 क्या है I0, तो I1 की जगह आप क्या रखेंगे I0, यहाँ पर भी क्या रखेंगे I0। I2 कितना है 0.7 I0, यहाँ 0.7 I0, यहाँ पर 0.7 I0। अल्फा क्या है आपका एंगल है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कितना होगा 0.5। इसका आप कैलकुलेशन कर दीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा, इसका होल आंसर आएगा 0.5। ये सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे तो 0.5 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रख लीजिए ताकि आपको, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये सारी शॉर्ट ट्रिक है, ये पूछे या ये पूछे, ठीक है। विजिबिलिटी का पहली बार पूछा है जी सेट में, काफ़ी बच्चों को ये टफ लगा होगा, लेकिन उतना भी टफ है नहीं। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है, ये क्वेश्चन ही गलत है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ही गलत है। आपने यहाँ पर देखिए, ये सनलाइट का रिसीव्ड पावर दिया है, फिर आप बोल रहे हैं कि 4 एक्सट्रैक्टेड बाय द सनलाइन इज परफेक्टली रिफ्लेक्टर, एरिया दिया है आपको, और आप पूछ रहे हैं कि आपको परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, अगर हम बात करते हैं, सॉरी परफेक्टली रिफ्लेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो परफेक्टली अगर रिफ्लेक्टर की हम बात करें तो उसका फॉर्मूला बनता है 2IC क्रॉस ए। यहाँ पर आई दिया हुआ है, सी आपको पता है, एरिया दिया है, ये आई है, तो अगर इसका मैं कैलकुलेशन निकालूँ ना तो ये 9.2 माइक्रो न्यूटन बनेगा, लेकिन ऐसा कोई भी एमसीक्यू हमारे पास नहीं है, ऑप्शन नहीं, यानी कि ये जो है वो गलत है। और यहाँ पर आंसर शीट में दिया हुआ है ये वाला, तो ये हरगिज नहीं आ सकता, ये गलत है, या तो ये क्वेश्चन गलत है या तो ये ऑप्शंस गलत है, तो आप इसको सॉल्व मत कीजिए। लेकिन हाँ, ये याद रख लीजिएगा कि परफेक्टली रिफ्लेक्टर के लिए ये है, और अगर आपको कोई और सवाल पूछ ले तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए पूछ ले तो डायरेक्ट आप याद रखिए I/C, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, और एरिया दिया है तो ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े। द पावर रेडिएटेड बाय द सिंगल हाइड्रोजन एटम, ओके, सिंगल हाइड्रोजन एटम से जो पावर रेडिएटेड होता है, कंसिडरिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल, सब ब्रैकेट में दिया है, विद द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दी है इन्होंने, तो बहुत अच्छी बात है। व्हेन द सब्जेक्टेड टू द फील्ड ऑसिलेटिंग, द फ्रीक्वेंसी एफ दिया है, तो एन नंबर दिया है, एन कितना दिया है हमें, ओके, एन इतने ही दिए हैं, एन दिए हैं हमें कि नहीं दिए हैं,
अच्छा मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं 35 पढ़ रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ एन की ज़रूरत है, आपको क्या पता करना है, यहाँ पर आपको पता करना है व्हेन द सब्जेक्टेड टू फील द ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया है, आपको पावर रेडिएटेड बाय सिंगल हाइड्रोजन एटम पता करना है। तो पावर कितना होगा, P इज इक्वल टू ओमेगा 4 PO डिवाइडेड बाय 12 पाई एप्सिलॉन नॉट CQ। ये नए क्वेश्चन है, हाँ ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। पावर से बात शुरू की है तो देख लीजिए, ओमेगा पता लगाना है तो एफ दिया है, तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ मिल गया ओमेगा। पीओ दिया है, पीओ कितना है, तो पीओ जो है वो है 10 टू पावर -3, 12 पाई एप्सिलॉन नॉट की कीमत आप जानते हैं, सी की कीमत जानते हैं, सारी वैल्यूज इसमें रख दीजिए तो ये निकल के आएगा 1.7 10 टू पावर -11। ये मैंने पहले कैलकुलेशन किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन आई थिंक मैं देख रहा था, इसमें दिया है लीड कैल्शियम प्लाज्मा और आपको फाइंड करना है द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्लाज्मा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो प्लाज्मा की है वो आपको फाइंड आउट करनी है, वो कितनी है। यहाँ पर एन दिया है, ये रहा, आपको एप्सिलॉन नॉट दिया है, एम ई दिया है, ई दिया है, सब कुछ दिया है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी प्लाज्मा के लिए कितनी है, ये लास्ट में मैंने लिखा है एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम। एन दिया है, हाँ, ई दिया है, एप्सिलॉन नॉट दिया है, एम ई दिया है, सब कुछ रख दीजिए इसमें, आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 2.85 इंटू 10 टू पावर 12 हर्ट्स। तो ये देख सकते हैं आप। अब जी सेट ने क्या किया है, आपका पावर चेक करने के लिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे हैं। पहले ये थियोरेटिकल बेस ज़्यादा लेते थे, अब फॉर्मूला बेस नेट की जैसे जा रहे हैं ये लोग, तो इससे आपको ये थोड़े जो पॉइंट्स हैं वो मजबूत करने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल दिए हैं, mc स्क्वायर की वैल्यूएशन दी है, अनसर्टिनिटी इतनी दी है, द स्पीड 10 टू पावर 8 दिया है, बीइंग टू द प्रोडक्ट हाउ फार कैन इट ट्रैवल बिफोर इट द डिसइंटीग्रेट। देखिए ये रिलेटिविटी वाला क्वेश्चन है कि कितनी स्पीड से या कितने डिस्टेंस से वो जा पाएगा बिफोर वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये तो वही वाला सवाल है ना, ई दिया है और टी दिया है। आपको मैंने पहले भी ऐसे सवाल करवाए हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी, सॉरी उसका पोजीशन और मोमेंटम वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाय 2, ये क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं। अब देखिए एनर्जी दी है तो डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट बाय 2, ये एडवांस सवाल आया। अब इसमें से आपको फाइंड करना है डेल्टा टी, सो डेल्टा इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट बाय 2 डेल्टा ई। अब एच कट कितना है, एच कट आपको पता है एच की वैल्यू, डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है कितनी, प्लस और माइनस 56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आप रख दीजिए। तो डेल्टा टी आपको मिलेगा 5.8 10 टू पावर -24 सेकंड। और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो सिंपल फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी दी है, उसकी स्पीड दी है 10 टू पावर 8, टाइम कितना लगेगा 5.8 10 टू पावर -24। अब निकाल दीजिए डिस्टेंस 5.86 10 टू पावर -16 मीटर। तो आई थिंक डी इज द करेक्ट आंसर। पता चल रहा है, हाँ ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं अब जी सेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूव इन अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल, विड्थ इसकी दी है 8 एंगस्ट्रॉम, डेप्थ दी है, ओहो नंबर ऑफ बाउंड स्टेट इंप्रेशन, कितनी बार मैंने ये सवाल किया है, ई इंटू द पावर एन स्क्वायर इंटू वट एवर द एनर्जी। आपको एन फाइंड आउट करना है, एनर्जी का मल्टीपल आप यहाँ से ले लीजिए और एन निकाल दीजिए, एन यहाँ पर मिलेगा आपको 5। तो ऐसे चुटकी बजाते क्वेश्चन इसका हल हो जा रहा है। आगे देखें, अ पेयर ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स इज क्रिएटेड फॉर अ शॉर्ट टाइम। वर्चुअल पार्टिकल बहुत ही हैवी टॉपिक से क्वेश्चन आया है, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप कर भी नहीं पाएंगे, इसको देख भी नहीं पाएंगे। वर्चुअल पार्टिकल शॉर्ट टाइम में क्रिएट होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर एग्जिस्टेंस अ डिस्टेंस इज 0.35 fermi is covered with a speed very close to the speed of light. Okay, what is the value of mc square for each of the virtual particle? mc square की वैल्यू ये अभी मैंने दिखाया ना, डेल्टा इंटू डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाय 2। अब डेल्टा ई कितना है तो यहाँ लिख देता हूँ mc स्क्वायर,
और डेल्टा टी को मैं नीचे जाने देता हूँ, एच कट डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा टी। अब आपको पता होना चाहिए कि टाइम इज इक्वल टू वॉट, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा, दो पार्टिकल का 2d लिख दूँ और डिवाइडेड बाय स्पीड c लिख दूँ, तो एच कट यहाँ पर क्या होगा 2, डेल्टा टी की 2 इंटू 2 4d एंड इंटू सी। रख दीजिए सारे वैल्यू। देखिए ग्रीन फ्लैग है, एच कट की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू पता, डिस्टेंस 0.35, तो 0.35 यहाँ रख दीजिए तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी मिले आई थिंक इसका आंसर है 140.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए डन करें अब। ठीक है, ओके। अब 40 n इज इक्वल टू 2 स्टेट फॉर हाइड्रोजन, एवरेज टाइम दिया है, ओके। द ट्रांजिशन n1 एस्टिमेट विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रल लाइन निकाल दीजिए। अब मैं फॉर्मूला भी नहीं बता रहा, ये तो बहुत ही आसान है। n1 दिया है, n2 दिया है, टाइम दिया है और लाइन का स्पेक्ट्रम निकालना है। ठीक है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप निकाल दीजिएगा, बहुत ही इजी सवाल है, ए इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। द एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट स्पिन एंगुलर मोमेंट। एक्सेप्टेशन वैल्यू ऐसे निकालते हैं ना, एस ऑफ एक्स एक्स करके, इसका एच कट बाय 3 या ऐसा कुछ आएगा। ये देख लीजिए ना, 2 1 माइनस आई क्या आएगा, 2h कट, बाहर नहीं खत्म, देख के ही पता लग गया। मैंने सिखा हुआ है 2 का 2h कट ही होगा। ठीक है, आगे द हैमिल्टोनियन ऑफ अ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज परटर्ब्ड बाय द इंटरेक्शन s1 एंड s2 और अल्फा आपका कोएफिशिएंट दिया है। ठीक है, अब क्या है, कैलकुलेट द स्प्लिटिंग बिटवीन s0 टू s1। आपको s0 से S1 की स्प्लिटिंग कैलकुलेट करनी है। उसकी एनर्जी अगर हम डेल्टा ई लिखें तो डेल्टा ई का ई S1 के लिए और एनर्जी माइनस करनी होगी S0 के। लेकिन पता तो होना चाहिए कि ये कितना है और ये कितना है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा हिसाब है। S1 और S2 का मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया हुआ है, S² माइनस S1² माइनस S2², याद है ऐसे जे में लिखते थे, डिवाइडेड बाय 2। और S1 इंटू S2 कितना होता है, सो S कितना होता है, तो S1 प्लस S2 जितना, तो ये भी हो गया आपके पास। तो अब ये भी है, S है, S1 है, S2। अब याद कीजिए कि S1 कब होगा, जब ये ट्रिपलेट होगा, और ट्रिपलेट के लिए क्या लिखते हैं, S1 डॉट S2 इज इक्वल टू, यहाँ S की वैल्यू रख दीजिए, S की वैल्यू ये दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन 2h कट स्क्वायर, ये कितना होगा -3/4 h कट स्क्वायर, ये कितना होगा -3/4 h कट स्क्वायर बाय 2। और s सिंगलेट के लिए 0 होगा, तो s1 डॉट s2 यहाँ पर 0 -3/4 h कट स्क्वायर -3/4 h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसमें से इसको घटा दीजिए और अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर अल्फा रखेंगे, अल्फा h कट स्क्वायर बाय 4 माइनस अल्फा 3h कट स्क्वायर बाय 4, इसमें से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा अल्फा h कट स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में कैलकुलेशन निपटा दिया, आप थोड़ा डिटेल में भी जा सकते हैं। चलिए, एस्टिमेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन अ डिराक डेल्टा फंक्शन, ये डायरेक्ट याद रख लीजिए, ये भी मैंने दिखाया हुआ है। ये फंक्शन देखिए आप, ये फाई देखिए, फंक्शन को देख के आइडिया आ जाना चाहिए कि जो ट्रैप्ड है वो, अगर आपका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन साई स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, इन रूट 2b बाय पाई, और इसको आप टी में रख दीजिए। याद है, ये सब मैंने सीखा हुआ है, एच कट स्क्वायर बाय 2m इंटीग्रेशन साई स्टार डैश इंटू डी एक्स, ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दीजिए, टी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, टी की वैल्यू मिलेगी ये एच कट स्क्वायर बी बाय 2m, ये भी किया हुआ क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। द पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन द पोटेंशियल, ये आपको पोटेंशियल दिया है। द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज, कितना इजी है, देखो ψ0 ψ1 आइगन फंक्शन, तो पहले तो वो फाइंड आउट करें। इसके लिए आइगन फंक्शन En लिखते हैं, तो En इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, n प्लस 1/2 h कट ओमेगा। अब E1 कितना आएगा, तो E1 n की जगह क्या रखिए, 1 प्लस 1/2, दैट मीन्स 3/2 h कट ओमेगा। और E2 की जगह n की जगह क्या रखेंगे, 3, तो ये क्या होगा 7/2 h कट ओमेगा। अब ये दोनों हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्सेप्टेशन ऑफ
एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी ये सिखाया हुआ है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्सेप्टेशन एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। चलिए इसका स्क्वायर कीजिए 1/√5 का 1/5, चलिए और प्रोबेबिलिटी क्या है E1 का 3/2 प्लस एच कट ओमेगा रहेगा एच कट ओमेगा। चलिए इसका स्क्वायर कीजिए अब 2/√5, ये क्या है 4√5 का 5, दूसरे का क्या है 7/2। ये मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है कि नहीं, पहले ही थियरी मेरे नोट्स में ये एच कट ओमेगा, इस दोनों का एडिशन कर लीजिए 31/10 एच कट ओमेगा, एलसीएम ले लीजिएगा 31/h कट ओमेगा। आइए आंसर। नेक्स्ट एक रिकॉइल दी है, पीए है उसका, रिकॉइल मोमेंटम ऑफ एन एटम पीए व्हेन इंफ्रारेड फोटोन वेवलेंथ इज 1500 नैनोमीटर, पीबी व्हेन द फोटोन इन अ विजिबल वेवलेंथ 500 मीटर। तो आपको क्या पता करना है, आपको रेशियो पता करना है। अब ये तो बहुत ईजी है, एनर्जी और लैम्बडा का रिलेशन है, याद है बेसिक इक्वेशन E इज इक्वल टू पी सी। अरे एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इंटू सी, ई बराबर पी सी। ई की जगह क्या रखेंगे, ई की जगह रखेंगे एच सी बार लैम्बडा इज इक्वल टू पी सी, सी कैंसल, पी और लैम्बडा का क्या, एच कट इज अ कांस्टेंट, पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्बडा, यहीं पर रख देता हूँ। पी ए है तो यहाँ पर लैम्बडा ए आएगा, पी बी है तो यहाँ लैम्बडा बी आएगा। लैम्बडा बी कितना है 500, लैम्बडा ए कितना है नैनोमीटर, नैनोमीटर तो कट हो गया 0.0005, 3 जा 1/3 हो गया आंसर। 1 जैम 3 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन देख के पता लगना चाहिए कि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन मांग रहे हैं, तब जाके आंखें खुलेगी, तब जाके पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, अदरवाइज कैसे पता लगेगा। आगे ये देखिए, ये वही है, पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं, सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको याद रखा है। ये देखिए एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, आंख बंद करके ऐसा टिक करके आना चाहिए आपको। आपको मैंने सिखाया एक्स पी का क्या होगा, पी एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर का क्या होगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी नोट्स में है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पे फिजिक्स की दृष्टि यूट्यूब चैनल पे जस्ट आप जी सेट का सेक्शन चले जाइए, वहाँ पर सारी नोट्स फ्री में अवेलेबल है, फ्री में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और ये सब याद रख सकते हैं। चलिए आगे, S1 और S2 ये देखिए वही ऑपरेटर 2 है, हैमिल्टन हीलियम एटम है यानी 2 है, S1 और S2 ग्राउंड स्टेट में कितना होगा, आंख बंद करके टिक कर दीजिए। सिखाया हुआ है ग्राउंड स्टेट में कितना है, फर्स्ट स्टेट में कितना है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है। आगे scattering of a particle by a potential can analyzed by a Born approximation in a particular, if the scattered wave is replaced by the appropriate plane wave, the corresponding Born approximation is known. The first Born approximation, the first Born approximation में क्या क्या approximation valid रहेंगे, तो आपको पता है कि लार्ज एनर्जीज जो है इंसिडेंट एनर्जीज होनी चाहिए और वीक जो है वो स्कैटरिंग पोटेंशियल होना चाहिए। यही तो हम प्रूफ किया था, ये दोनों शर्त रख के फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, याद है फर्स्ट इंसिडेंट सॉरी लास्ट एनर्जी इंसिडेंट लार्ज और वीक जो है वो क्या है स्कैटरिंग पोटेंशियल है, ये उसकी प्री कंडीशन है, अदरवाइज तो ये होता ही नहीं। तो ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये सवाल कितना डरावना है, लेकिन आप पढ़े हैं कि ये एन इंडिपेंडेंट है, ये क्यों आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर से क्वेश्चन आया हुआ है, कैनोनिकल आपको पार्टीशन फंक्शन दिया है ये वाला, और ये मैंने आई थिंक तीसरी से चौथी बार ये सवाल देखा हुआ है। एक बार ये सेम टू सेम ये मैंने गेट में देखा हुआ है, ये मैंने नीट में सवाल देखा हुआ है। ये पार्टीशन फंक्शन देख के मैं टिक कर सकता हूँ कि इसका ये आंसर। अब पार्टीशन फंक्शन से कैसे आपको इंटरनल एनर्जी लानी है उसका रिलेशन हम 4 बार बता चुके हैं। अब ये भी आपको नहीं याद रहता तो उसमें आपकी गलती है, हमारी नहीं। ठीक है, तो ये आप एक बार और देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर ये बदल चुका है तो कैसे लाना है वो भी हमने सिखाया हुआ है। नेक्स्ट 50, कंसिडर अ सिस्टम विथ टू एनर्जी E is equal to 0 and E is equal to epsilon. The system heat reservoir temperature T with the parameter defined beta canonical partition function. पार्टीशन फंक्शन का ही फॉर्मूला पूछ लिया, बीटा ये क्या आएगा 0 प्लस बीटा यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन, ये पहले एनर्जी 0 e टू द पावर 0 1 प्लस e टू द पावर माइनस बीटा e, तो ये यही आंसर है। कहाँ गया ये रहा।
कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बी की अगर वैल्यू रख के दिया है, कई बार ऐसे भी ऑप्शन देते हैं ई टू द पावर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय के टी और माइनस, तो ऐसे भी आंसर होंगे, तो वो टिक कर देना। बीटा की जगह बीटा रखा है तो वो टिक कर देना, क्योंकि बीटा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल था। 50 क्वेश्चन हमने हल कर दिए हैं, और आप देख सकते हैं ये पार्टीशन, कैनोनिकल फंक्शन, लाप्लास, ये वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। चलिए अब थोड़ा सा डार्किश शेड लेते हैं ताकि थोड़ा आपको मजा आए। ठीक है, अब पेन का कलर चेंज करेंगे, ये वाला। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ही इसमें फाइंड आउट करना है, और मेरा शर्त 100% रहा है, या तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही होता है या लास्ट वाला। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीज्ड। यस, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। कब? व्हेन अंडरगोज द इनरिवर्सिबल। ये देखना मत भूलना, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें कम भी हो सकती है। तो यही स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। आगे बढ़े। इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस 3 डायमेंशनल इज इंक्रीज्ड 8 टाइम्स, यानी जो 3D है वो इंक्रीज हो कितना हो गया, 8। तो फर्मी टेम्परेचर, ये तो मैंने डायरेक्ट भी सीखा हुआ है कि फर्मी जो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, वो n⁻²³ बढ़ेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, TF इज इक्वल टू n⁻² ऑफ समथिंग, जो भी है, तो यहाँ पर आपको वही डायमेंशन रखना है। कितना हुआ, 8 टाइम्स हुआ, तो यहाँ पर 8 रख दो, 2/3। अब 8 का रूट कितना आएगा, 2, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो फैक्टर इज कितना बढ़ेगा, 4 टाइम इंक्रीज्ड हो गया। तो ये याद रखिएगा कि फर्मी का रिलेशन कितना है, ये वाला। सेम टू सेम आगे। ये जी सेट के एग्जाम में ये सवाल तीसरी बार पूछा है। जी सेट 2022 का पेपर देखिए आप, 2021 का पेपर देखिए आप, सेम टू सेम प्रश्न और सेम टू सेम ऑप्शन। S इज इक्वल टू एन के टी बाई एन प्लस 1, हर एक बार ये रखते हैं। कभी कभार यहाँ -1 रख देंगे, कभी कभार ये दोनों चीजें उल्टी करके पूछ लेंगे। अब ये तो याद रहना चाहिए बेटा कि पिछले साल का ही सवाल हूबहू आ रहा है, तो उसका आंसर हमें गिनने नहीं जाना है, उसका आंसर हमें डायरेक्ट टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसका सॉल्यूशन देख लेना, डिटेल में दिया है पिछले साल के वीडियो में। 54, कंसिडर द ट्राइएटॉमिक मोलिक्यूल। 3 एटम है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। ठीक है, क्या बताया है, शेप shown in the figure below in 3 dimension the heat capacity of molecule at a high temperature। अब मेरी बात सुन लीजिए पहले। आपको देखिए केबी में आंसर दिया है, यानी आपको पता करना है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, हीट कैपेसिटी कितनी होगी। वो इसका टोटल एनर्जी से ही आप पता लगाएंगे कि टोटल एनर्जी कितनी है। अब मेरी बात सुनिए, तीनों को अगर हम ऐसी रस्सी से बांध दें तो 3 डायमेंशन में मूव कर सकते हैं तीनों के तीनों, यानी ट्रांसलेशन एनर्जी तो 3/2 केवीटी ही है इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रोटेशनल एनर्जी की। तो रोटेशनल एनर्जी पहले ये सिंगल रोटेट हो सकता था 3 डायमेंशन में, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। अब होंगे तो तीनों साथ में होंगे या कोई भी नहीं होगा, तो एक ही साथ इसकी 3 केवीटी। और वाइब्रेशनल एनर्जी, तो ये 1 2 3 और एक अलग से वो ट्रांसलेशन वाली एंगल वाली, तो ये होगी 4 केवीटी। तो टोटल एनर्जी आप इसकी टोटल काउंट कर लीजिए, 3/2 4 और 5, और इसमें अगर ऐड करें तो 13/2 केवीटी। ऐसा कोई आंसर नहीं दिख रहा है, इसके नियरेस्ट टू ही होगा। 13/2, इसका 12 ले ले, चलो 12/2, 13/2 यानी नियरेस्ट टू 6 केवी। तो यही आपका आंसर होगा। अब देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही इसकी एनर्जी से आंसर इसका निकालता है। चलिए आगे बढ़े हम। कंसिडर अ 2 आइडेंटिकल सिस्टम, identical particles, system 1 system 2, m1 m2, m2 is equal to 4m1 दिया है। densities of a 3 particles, these particle m1 and m2 given the temperature are equal, ये most है, temperature equal दिया है। which is the following is the true for thermal wavelengths। बस इससे आपको पता लगाना चाहिए। thermal wavelength लिखते हैं lambda is equal to h under root 2 pi mkt। अब इसमें आप देख लीजिए क्या क्या सही दिया है। आपको t इक्वल दिया है, यानी t का खेल खत्म हो गया। h तो कांस्टेंट होगा ही होगा, 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये k भी कांस्टेंट है, m की बात आ गई। अब लैम्बडा इज ओनली वेरिएबल 1/√m।
आपको क्या पता लगाना है, एन एन लैम्डा वन और लैम्डा टू का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा टू बाय लैम्डा वन इज इक्वल टू, रूट में लिखे, इसका रिवर्स कर दीजिए, एम वन बाय एम टू। एम टू कितना दिया है, यहाँ लिख दो 4m1, m1 हटा दो, तो लैम्डा टू बाय लैम्डा वन इज इक्वल टू 1/2। तो क्या आया, लैम्डा वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा टू। खत्म बात। कितना इजी है, एक एक शब्द से आपको हिंट मिलेगी और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। वैसे ये देखिए डायरेक्ट आंसर, ये मैंने हर बार मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट में दिया है। और अच्छी बात क्या पता है, इस पेपर में दोनों ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। फुगासिटी फॉर आइडियल बोसोन गैस, हमेशा मैं बोलता रहता हूँ 1। हर बार मैं बोलता हूँ कि जब जब बोसोन का पूछा जाएगा तब याद रखिएगा दूसरे साल आपको फर्मी गैस का पूछेंगे। इस साल बोसोन का भी पूछ लिया, फर्मी गैस का भी पूछ लिया, और ये बाय लक आपको दोनों ही आंसर 2 सेकंड में टिक कर देने हैं। फर्मियंस का 0 से इनफाइनाइट फुगासिटी वैल्यू, इसका फुगासिटी वैल्यू है वो बोसोन का 1 है। ये दोनों मैं पिछले 3 साल से बता रहा हूँ और दोनों ही क्वेश्चन 2025 के पेपर में है। तो बहुत ही अच्छी बात है, 2 सेकंड में 2 आंसर आपके बन जा रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन फंक्शन आपको दिया है, गैस ऑफ फोटोन ln z का t⁻³ है द स्पेसिफिक हीट। याद रखिए फोटोन के लिए जो ये है वही स्पेसिफिक हीट का है। टेम्परेचर यहाँ t⁻³ है तो यहाँ पर भी t⁻³ ही होगा, क्योंकि ये बात किसकी कर रहे हैं, फोटोन की। तो वही रिलेशन, सेम रिलेशन आएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 59 तक हम आ गए हैं। 59th देखिए, consider a system of n atoms, ideal gas of type A, temperature T, kept in a diffusive connect another system n atoms, okay, ideal gas type B, same temperature T, volume V, reaches the equilibrium। आपको पता लगाना है कि कौन सा है। यहाँ पर बात 2 डिफरेंट गैस की गई है, गैसेस भी यहाँ पर आइडियल दिए गए हैं। तो टोटल एंट्रोपी ऑफ द फाइनल सिस्टम इज द सेम फॉर द एंट्रोपीज ऑफ द इंडिविजुअल सिस्टम। गलत, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। टू मिक्सचर की अगर हम एंट्रोपी, यस ये 2 मिक्सचर के लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 2n kb ln2। तो यही आंसर आपका सही है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। thermodynamic system in a equilibrium, each molecule can exist in a 3 possible state with the probability 1/2, 1/3 and 1/6। so the entropy, ये इसकी एंट्रोपी मैं लिख के बताता हूँ, ऐसे ही आपको लिखनी है। kb इंटीग्रेशन 1/2 की क्या आएगी, 1/2 ln 1/2, फिर 1/3 की 1/3 ln 1/3, फिर 1/6 की 1/6 ln 1/6। लेकिन ऐसा आपका आंसर नहीं, देखिए तो इसको आपको कन्वर्ट करना सीखना है कि 1/6 ln 6 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/6 ln 2 प्लस ln 3। तो इसको आप लिख लीजिए ln 6 की जगह ln 2 ln 3 लिख सकते हैं, इसका कन्वर्ट कर दीजिए। इसका अगर आप चेंज कर देंगे, इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, तो ये रहेगा kb इन द ब्रैकेट 1/2 ln 2 प्लस 1/3 ln 3 प्लस 1/6 ln 6 की जगह हम रख दें और इसकी जगह हम रख दें kb, ये आ जाएगा 2/3 kb ln 2 प्लस 1/2 ln 3। तो इसका आंसर लास्ट में आप देख लीजिएगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 और 2 में, लास्ट में 3 और 2 में ही चाहिए। तो ये सारा कन्वर्जन लॉगरिथम मैथमेटिक्स का है। ये रहा आपका आंसर 2/3। अच्छा 2/3 मैंने पहले लिख दिया, 1/3 मैंने बाद में लिखा, ठीक है। तो ये वाला आंसर है। चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिजिटल सिस्टम, कौन सा नहीं है, बाइनरी है, कैलकुलस डिफरेंशिएशन है, क्वाड्रो शिफ्ट यस ये भी है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ये नहीं है। तो डी इज योर करेक्ट आंसर, डी इज अवर आंसर। कौन सा नहीं है वही पूछा है ना। आगे बढ़े। देखिए ये चौंकने की जरूरत नहीं है, ये ए वी दिया है, बीटा दिया है, वी एस दिया है। आपको पूछा है फाइंड आउट द डिफरेंशियल इनपुट, आपको इनपुट फाइंड करना है। तो मैं तो ऐसे ही लिखूंगा कि इनपुट क्या है, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय ए वी, कहानी खत्म। अब आपको ए वी तो दिया ही हुआ है कि ए वी कितना है, ए वी यहाँ पर 500 है। अब V0 नहीं दिया, यहाँ पर आपको फाइंड करना है V0 कितना है। तो आपको जो भी A दिया है उसका मल्टीप्लाई करना होगा VS से और डिवाइडेड बाय 1+5। चलिए ये कितना है 500, ये बीटा दिया है, बीटा कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 1+5 इंटू ये कितना है VS 0.1 और डिवाइडेड बाय ये कितना है 500। तो VI आपको मिल जाएगा, VI कितना मिलेगा
0.002 वोल्ट। मिल गया। तो आंसर कौन सा बना? सी। तो ऐसे क्वेश्चंस तो चुटकी बजाते हल हो जाते हैं। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एनालॉग कम्युनिकेशन? कौन सा एनालॉग वाला है? क्वाड्रेटिक फेस अभी मैंने बताया ना, ये वो वाला है। मीडियम वेव रेडियो कम्युनिकेशन, यस ये एनालॉग है, डिजिटल नहीं है। पल्स का डिजिटल आ गया, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का डिजिटल है। कौन सा एनालॉग है? ओनली बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिगर देख के ही पता लगना चाहिए, वही पूछा है हालांकि कि ये नेटवर्क क्या रिप्रेजेंट करता है। देख लीजिए, ये लो पास एक्टिव फिल्टर है। डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे, मिसिंग काउंट्स, बाइनरी इनरेगुलर काउंट्स कौन से हैं? देखिए 6 बीट है तो 1 to 6 जाएंगे और 7 और 8 नहीं जाएंगे। 7 जो है वो इसका आंसर है। 7 कहाँ पर है इसमें? देखिए कहीं पर 7 है, ये रहा। तो यही वाला आंसर होगा और देखने की कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए 66, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर वर्सटाइल? कौन सा बहुत ही वर्सेटाइल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है? यूनिवर्सल तो है ही, वर्सेटाइल कौन सा है? नॉर। ठीक है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। थर्मोकपल्स आर कैसे होते हैं? एक्टिव ट्रांसड्यूसर, यस ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। थियरी से जितने पूछे उतने आपके लिए अच्छा है, उतना टाइम आपका कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलार सेल का क्वेश्चन है। ओपन सर्किट वीओसी दिया है, शॉर्ट सर्किट आईएससी दिया है, फिल फैक्टर दिया है, सब कुछ तो दे दिया है। इंसिडेंट पावर ऑफ लाइट ऑफ सोलार सेल दिया है। इफिशियंसी, इफिशियंसी दिखाया हुआ है। इफिशियंसी इज इक्वल टू पी आउटपुट, और आप लिख सकते हैं यहाँ पर पी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय पी इनपुट। चलिए पी इनपुट, इंसिडेंट पावर थ्रू सोलार सेल कितना है? 20। पी मैक्सिमम कितना है? तो पी मैक्सिमम आपको वी दिया है, वी ओ सी मल्टीप्लाई आई एस सी मल्टीप्लाई फिल फैक्टर। चलिए वी ओ सी कितना है? अब मैं कीमत नहीं रखा, चलेगा। वी ओ सी कितना है? 0.6, तो यहाँ रख दीजिए। आई एस सी कितना है? 2.5, फिल फैक्टर 0.7, ये तो रखा ही है मैंने। 20 आप फाइंड कर लीजिएगा, ये 5.25% आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा सवाल हो गया। आगे, a silicon photodiode has a responsivity is this at 850 nanometer. 850 nanometer is incident on a photodiode. The measured photocurrent is this much. Power incident in the light. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कितना पावर इंसिडेंट हुआ वो पता करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इक्वेशन है हमारे पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू आई करंट पावर इंसिडेंट। ये एक रेजिस्टेंस के ही माफक का है। आपको P फाइंड करना है, तो P इंसिडेंस इज इक्वल टू IP डिवाइडेड बाय फोटो करंट डिवाइडेड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए IP कितना दिया है? IP आपको दिया है, ये रहा 10। फोटो करंट में इतना करंट बहेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना दिया है आपको? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया है ये। तो ये दोनों की वैल्यू रख दीजिए, IP की जगह ये रख दीजिए, R की जगह ये रख दीजिए, और उसका डिवाइडेड ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा 20 मिलीवाट। तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, अदरवाइज तो क्या ही पता चलेगा। टारगेटेड एक्सरे ट्यूब इज सब्जेक्टेड टू द एक्साइटेशन वोल्टेज बी, वेवलेंथ ऑफ एक्साइटेड एक्सरे प्रोपोर्शनल टू। हम हर एक बार लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, पर वही दिखाया कि लैम्डा और वी का क्या रिलेशन है। तो लैम्डा और वी का वही बात है कि भाई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो वही रिलेशन है। देख लीजिए 1/v, इतना इजी है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें 71 आपको ट्रांजिशन दिया है और ट्रांजिशन का वेवलेंथ भी दिया है। रेशियो आपको दिया है कुछ फाइनल टेम्परेचर, ओके, एच दिया है और के भी दिया है। आपको फाइंड क्या करना है वो पहले आप द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फाइनल स्टेट, यानी फाइनल स्टेट डिवाइडेड बाय इनिशियल स्टेट का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। याद है ये G2/G1 e रेस टू माइनस E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय KBT। KB आपको दिया है, T आपको दिया है, डेल्टा E नहीं दिया, तो डेल्टा E इज इक्वल टू, याद कीजिए आप, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। E नहीं दिया तो क्या, लैम्डा तो दिया है, ये रहा, तो ये भी काम खत्म हो गया। ये डेल्टा E का यहाँ से ले लीजिए HC बाय लैम्डा करके, K भी दिया है, T दिया,
अब G2 और G1 की बात आई तो ये देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो G इज इक्वल टू व्हाट, G इज इक्वल टू 2J प्लस 1। इसके लिए कितना है, इसके लिए है, ये है 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 1, तो इसके लिए G है 5। और फाइनल के लिए क्या है, G1, तो फाइनल के लिए 2, ये 7 वाला है, ओके, तो 2J प्लस 1 ये कितना हो गया 7, तो ये यहाँ पर रख दीजिए, इसकी वैल्यूएशन है वो 7 है, इसकी वैल्यूएशन जो है वो 5 है। सभी वैल्यूज रख दीजिए, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो टिक कर दीजिए आप। आंसर है सी, 9.83। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, यहाँ से स्पिन है तो कितने स्टेट मिलेंगे। अब आपको पता ही इतना लगाना है कि इसमें जे और आई कितने हैं, आई तो दे दिया, अब जे यहाँ पर है, देखिए जे, जे ये रहा 3/2, तो जे कितना है 3/2, आई कितना है 3/2, तो आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा आई माइनस जे से जितने हो सकते हैं वो लेके आई प्लस जे तक। तो एक बार 3/2 माइनस 3/2 यानी 0। अब इसमें से हाफ 1 1 घटाते जाए तो ये 1 होगा, 2 होगा, एडिशन कर दीजिए 3/2 प्लस 3/2, डॉट प्लस डॉट 3, कितना 1 2 3 4 4 स्टेट्स। डन। कितना इजी सवाल है, आगे बढ़िए। लाइट ऑफ वेवलेंथ, ओके, इंसिडेंट ऑन अ मटेरियल विथ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रामन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, ओके। स्टॉक शिफ्टेड लाइंस, ये रामन स्पेक्ट्रम से सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, लेकिन इसके लिए पूरी की पूरी थियरी आपको याद होनी चाहिए। अब रामन की शिफ्ट वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है, तो पहले हमें जो रामन फ्रीक्वेंसी दी है उसका इंसिडेंट नंबर फाइंड कर लीजिए। इंसिडेंट नंबर कितना है, तो वो उल्टा होगा 1/ν। 1/ν अगर हम फाइंड करेंगे तो वो 666.6 आएगा, ठीक है। अब हमें उसका स्टॉक शिफ्ट नंबर फाइंड करना है, वो कैसे हम फाइंड करेंगे, ν/c से। ν/c अगर हम निकले तो 66.667, इसका डिफरेंशिएट ले लीजिए, इसमें से ये हटा दीजिए, तो आई थिंक 6000 मिलेगा, और 1/ν ले लीजिए, तो ये आई थिंक हमें मिलेगा 1.67 माइक्रोमीटर। तो मैंने रफ कैलकुलेशन किया है, आप पक्का वाला कैलकुलेशन कर देना। दोनों का नंबर निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, और फिर उसका रिवर्स करके शिफ्ट में चले जाएंगे। इसकी पूरी थियरी जो है और इसका विद सॉल्यूशन हमारी नोट्स में है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन अ लेजर सिस्टम, transition occurs from a higher energy band E2 to the lower energy band E1. The energy width of higher and lower delta E2 delta E1 is this one and this one. The responsibility of coherence length. Coherence length मैंने सिखाया है, coherence length C by delta nu। चले अच्छा न्यू नहीं दिया तो यहाँ पर एच ई बराबर एच न्यू, याद है बराबर एच न्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अच्छा आपको पता क्या करना है, कोहेरेंस लेंथ ही पता करनी है ना, तो यहाँ पर तो C तो है इनटू पावर 8, यहाँ एनर्जी दी है तो एनर्जी का एडिशन करने दीजिए, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू व्हाट, E डिवाइडेड बाय H, यहाँ पर 0.01 प्लस 0.0025 EV का कन्वर्जन जूल में, और H की वैल्यू जूल में, जो भी न्यू आएगा वो यहाँ रख दीजिए, वो आएगा इतना टू पावर 12, इसको हटा दीजिए डायरेक्टली, इसको ऊपर ले आइए 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर है वो आपका आंसर हो जाए, ये आप रख दीजिएगा। हाँ आंसर, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले आइए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल कर दीजिए, या फिर उसको जूल में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.2 टेस्ला, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एफ फैक्टर दिया है, बोहर मैग्नेटॉन दिया है, और फाइंड हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एफ फैक्टर। मैं हालांकि इसको जी फैक्टर बोलता हूँ, मैं बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ, एच न्यू इज ऑलवेज होगा जी फैक्टर ऑफ म्यू बी बी, और इसमें आपको जी ही फाइंड करना है, जी इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाय म्यू बी बी। इसमें एच आपको पता है, न्यू आपको दिया है, म्यू बी भी दिया है और बी भी दिया है, सारी वैल्यू रख देंगे, इसका आई थिंक आंसर आएगा 1.9, ठीक है। आपको एफ फैक्टर बोले जी फैक्टर बोले, ये इक्वेशन हमेशा याद रखना, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ESR से, ठीक है। आगे बढ़े, 76 देखे, अल्फा दिया है, प्लेस द इन एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी दिया है, कैलकुलेट द एनर्जी शिफ्ट
क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। देखिए रामन इफेक्ट से एक क्वेश्चन आया, ओके, स्टार्क इफेक्ट से भी एक क्वेश्चन आया, देखा आपने। तो ये आई थिंक 2025 के पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट बन सकते हैं, इस पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। अब इसका तो मैं ऐसे ही सवाल हल कर दूंगा कि एनर्जी शिफ्ट यानी डेल्टा ए आपको फाइंड करना है, वन हाफ जो भी कोएफिशिएंट प्रोबेबिलिटी है इतना, वन हाफ अल्फा कितना है 2.5 10 टू पावर -29, ई कितना है 10 टू पावर 5 टू स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन ले आइए आप, जो भी सॉल्यूशन है उसको ईवी में कन्वर्ट कर दीजिए, वो बनेगा 0.78, यह हो गया। क्योंकि ये स्टार्क इफेक्ट तो इतना इजी है कि आप जान नहीं पाओगे कि कितना इजी, उतना में हो जाएगा। चलिए ये रिएक्शन अपनी जानी पहचानी है, अलाउड है, यस 100% अलाउड है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल से क्वेश्चन आया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई वो कितना होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। सो इंक्रीज विद द मास नंबर देन डिक्रीज स्लोली, यस। मैंने बताया था ना, हर एक बार या पहला सही हो सकता है या आखिरी वाला सही हो सकता है, ये जी सेट की थोड़ी पैटर्न है, किसी को बताना मत। लिक्विड ड्रॉप मॉडल डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपको आता होगा। यहाँ पर देखिए फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज अ हाइपर चार्ज, y इज इक्वल टू 0 किसके लिए है, आई थिंक प्रोटॉन के लिए तो 1 है, न्यूट्रॉन के लिए भी 1 है, पायोन के लिए 0 है और कायोन के लिए भी 1 है। तो प्रोटॉन पायोन के लिए 0 है, ठीक है। आई थिंक आपके आंसर की में न्यूट्रॉन आंसर दिया है, लेकिन ये गलत है। आप थोड़ा करेक्ट कर देना इसको, गूगल से भी आप इसका पता लगा सकते हैं। व्हाट इज द वीक आइसोटॉपिक क्वांटम नंबर, लेफ्ट हैंडेड, पता है सबको, +1/2 न्यूट्रिन। द क्वार्क्स कॉन्टेक्ट विथ बारियन E+, मैंने बताया था E+ हो सकता है, E- सिग्मा 0, इसको लोग सिग्मा भी बोलते हैं, कुछ लोग E+ बारियन ऐसा भी बोलते हैं। तो इसमें 2 अप होंगे और एक यस, अप एस। Next, the nuclear reactor produces 100 megawatt power by fusion of uranium-235. Each fusion releases 200 mega electron volt. દરેક ફ્યુઝન આટલું રિલીઝ કરે છે. Many uranium atom undergoes the fission per second to produce this power. કેટલા યુરેનિયમ પર સેકન્ડે જશે, સો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલો આપણને પાવર મળે છે એ જોઈ લો, ડિવાઇડેડ બાય energy જોઈ લો, how many energy which is produced. Power is 100 megawatt, energy which is 200 mega electron volt. Now convert electron volt to joule, so 1.6 10 to power -11. So the number is 3.1 10 to power 18. This is our number per second, okay. So this is our answer. Next question, among the 4 fundamental forces in the nature, we already know gravitational, electromagnetic, weak and strong. Which is the long range gravitational force, सबको पता है। दूसरा कौन सा है, यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बिकॉज वीक जो है और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो पता है ना न्यूक्लियस में ही होता है, तो वो तो शॉर्ट रेंज ही है, और वीक बीटा पार्टिकल जब निकलते हैं तब की बात है, तो वो भी शॉर्ट रेंज का ही है। तो एक ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सो योर करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या बताया है, मैग्नेटिक मोमेंट दी है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द ड्यूटेरॉन हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट उतनी है। व्हाट डज द सजेस्ट अबाउट द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ड्यूटेरॉन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, सब ड्यूटेरॉन में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का होगा, बट प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा डोमिनेंट होगा, तो सी इज करेक्ट आंसर। ड्यूटेरॉन की बात करें, अगर हाइड्रोजन होता तो ओनली प्रोटॉन होगा, उसका उसमें न्यूट्रॉन होता नहीं, तो ये थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, 85 तक हम आ गए हैं, मैं थोड़ा स्पीड से जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। आगे ये ऐसा सवाल आपको देख के पता लग जाना चाहिए, देखिए ये दिया है आपको, रेशियो भी दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है, रोटेशनल स्टेट पूछा है, हर बार मैं बताता हूँ ऐसे सवाल आएंगे। 0.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई थिंक ये तीसरी बार हम सॉल्व कर रहे हैं ये सवाल को। प्राइमरी रीजन फॉर अ शॉर्ट रेंज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, एक्सचेंज ऑफ पायोन्स, यस शॉर्ट रेंज में पायोन्स का एक्सचेंज है। न्यूक्लियर सेल मॉडल से है क्वेश्चन, प्राइमरी रीजन फॉर occurrence of magnetic
सॉरी मैजिक नंबर्स याद है ना सबको, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। सर हमें ऐसा पूछो, प्राइमरी रीजन तो हमें कहाँ पता है बच्चा, ये नंबर कहाँ से बने हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से। तो प्राइमरी रीजन क्या होगा, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। नेक्स्ट, डिटर्मिनेट द स्पिन पैरिटी। स्पिन पैरिटी भी बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पर जब पूरा है 20 तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको पता है ना 1s 1/2 इसमें कितने आएंगे 2, 1p 3/2 इसमें कितने आएंगे 4, 1p 1/2 इसमें कितने आएंगे 2, 1d 5/2 इसमें कितने आएंगे 6, 2s 1/2 इसमें कितने आएंगे 2, 1d 3/2 इसमें कितने आएंगे 4। तो ये तो 20 तो हो गए, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन न्यूट्रॉन देखो एक ज्यादा है, यानी 21वां जो न्यूट्रॉन है वो कहाँ जाएगा 1f7/2। तो इसका जे कितना, एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ माइनस प्लस की कोई चिंता है नहीं। और अब आपको क्या करना है, अगर माइनस पता करना है तो इसका -1/L, इसका L कितना होगा 3, तो -1/3, यानी ये -1 ही होगा, तो नेगेटिव ही पैरिटी है। सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर की में दिया है बी लेकिन वो गलत है। सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एंट्रोपी क्या होगा, तो एंट्रोपी एंड थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीसेस। ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, लेकिन याद रखिएगा बेटा, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एंट्रोपी कम होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ही कम होता है। हाँ, तब चीज़ें अपने आप रेंडमनेस से दूर हटती है, और थर्मल कंडक्टिविटी भी थोड़ा डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिकल बात कर रहे हैं तो आप बताना इंक्रीसेस, थर्मल क्या होता है डिक्रीसेस। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था जो थियोरिटिकल एस्पेक्ट से पूछा गया था। बातें करते करते हम 90 तक आ चुके हैं। द रिलेशन गिव्स द पोटेंशियल एनर्जी, याद है ना, ऐसे लिखते थे R⁻12 माइनस B R⁻6, याद है डायटोमिक मोलिक्यूल के लिए, तो वही तो है। यहाँ M है N है, क्या फर्क है, कुछ तो नहीं है। इक्विलिब्रियम याद आया, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, फ्रैंकल डिफेक्ट, डायरेक्ट फार्मूला फ्रैंकल डिफेक्ट का, NF इज इक्वल टू NN डैश e टू द पावर EF2 kBT। अगर ऐसे आप सवाल लगा पाएंगे देख के तो मजा आएगा, बाकी कोई मजा है नहीं इसमें। देखिए E दिया है, the dispersion relation for electrons in the condition band of a semiconductor is given by E is equal to E0 plus alpha, ठीक है। ओमेगा सी भी दिया है, साइक्लोन फ्रीक्वेंसी भी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो रिलेशन है उसमें पता है कि एनर्जी का जो एम स्टार से रिलेशन है वो एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अल्फा है। तो अल्फा की जगह हम करें तो एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर आएगा एम स्टार, और एम स्टार का एच से क्या लेना देना है, तो आई थिंक ओमेगा का लेना देना है ई बी डिवाइडेड बाय 2m, और यहाँ पर एम स्टार, एम स्टार को अगर हम इक्वेशन में डालें तो ये ई बी बाय 2m है। एम स्टार की जगह हम रख दे एच कट स्क्वायर, यहाँ पर ई बी डिवाइडेड बाय 2m, और टी एम यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई थिंक 4m या 2 EB। अच्छा ओमेगा यहाँ पर आएगा ना, अरे यार एम स्टार यहाँ गया तो ओमेगा नीचे आया ना, ओमेगा, तो इसका कन्वर्ट कर देते हैं आई थिंक। अच्छा ये 1/m है ना, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा एच कट स्क्वायर, और इसका रिवर्स हो जाएगा, ये m नीचे आएगा, m नीचे आएगा तो ओमेगा यहाँ पर आएगा, ओमेगा सी ऊपर आएगा, यहाँ पर 2EB आएगा, ठीक है। तो ये रहा रिलेशन, ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया था, डायरेक्ट सीधा लिख दिया, ये गलत है, ठीक है। तो कौन सा रिलेशन आया, ए वाला। तो ये बहुत ही बेसिक सवाल, ये बेसिक फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला, उसमें अल्फा क्या है यही पूछा था। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नॉट स्टडीड थ्रू डिफ्रैक्शन, ये हुआ ना सवाल। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन से स्टडी हो सकता है, हाँ ये स्कैटर्ड होते हैं किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। प्रोटॉन होते हैं स्कैटर्ड नहीं होते, तो इसका नहीं हो सकता। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग पढ़ा है आपने, वो किससे होते हैं, न्यूक्लियाई से। एक्सरे स्कैटरिंग किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से। तो किसका नहीं होता, प्रोटॉन, तो वही तो जवाब है 94। द ग्राफ penetration depth lambda, temperature T, when
tank will increase, depth is going upward. A is your correct answer. Next, lower temperature T याद है CV is equal to alpha T plus beta T cube specific heat. Option B देखવાનું જ નહીં. Next, in order to the estimate specific heat of photon, appropriate method applied would be, yes, Einstein model for optical photons and Debye model for acoustic photons. Theoretical question, theoretical answer. Next, I think this is the last page. The maximum allowed frequency, WF maximum. W is equal to under root 2k by m. Branch in one dimensional diatomic lattice. So diatomic, that means 2k, 1 by m1 plus 1 by m2, done. k तो वही फाइंड करना है ना, ओमेगा 2k 1, ओके, रूट का 1/2 लिखा है, ठीक है, तो यही आई थिंक जवाब है. मैंने m1 m2 लिखा है, इसने कैपिटल M स्मॉल m लिखा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. नेक्स्ट, ionic crystal excellent insulator at a room temperature but become the conductor at a high temperature because, yes, the crystal lattice break down allowing the ions move freely. That is the reason for this. 99 99 99. चलिए, for an electron moving in a one dimensional periodic lattice, which of the following correspond an energy of eigenstate consistent with the Bloch theorem? अगर आपको ये दिखा और ये दिखा तो आपको ये याद आना चाहिए आई के एक्स इंटू यू ऑफ एक्स, और यू ऑफ एक्स का यहाँ पर डिवाइडेशन किया है ए से, तो यही आपका आंसर है, डिवाइडेड बाय ए. कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है. द नेचर ऑफ इंटरेक्शन लास्ट gives raise to the van der Waals forces. Remember van der Waals forces किसके लिए है? डाइपोलर, ये याद होना चाहिए. Included the molecular crystal is, yes, dipolar. तो मैंने थोड़ा थोड़ा मस्ती में आपको लास्ट में दिखाया, लेकिन आप इसको सीरियसली लेना थोड़ा. तो मैंने जो नोट्स बनाई हैं वो नोट्स में से आप पढ़ लेना. इसमें 2024 में और 2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे एस्पेक्ट पढ़ लेना, चाहे वो थियोरेटिकल है या फॉर्मूला बेस्ड है या मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक दी है वो. नया जो मैंने इसका एनालिसिस किया है वो इतना आया है, थोड़ा सा इसमें 11th का सेगमेंट डाला हुआ है. वो पावर वाला जो सेगमेंट था वो पिछली बार नहीं था, इस बार नया डाला है. और कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़े प्लस है. नेक्स्ट जी सेट का पेपर जो है 2005 वो इतना हार्ड नहीं होगा, वो थोड़ा सॉफ्ट पेपर आएगा इसके मुकाबले, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ. तो बस इसी तरह आप फिजिक्स की दृष्टि, PHY SICS फिजिक्स की दृष्टि को ग्रीन फ्लैग देते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, ऐसा लग रहा है कि मैंने आप पे छोड़ा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ी नींद आ रही है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड को ज़रूर पहुंचाइए अगर उसको ज़रूरत है तो. सो आप सबको ऑल दी बेस्ट. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. गुड नाइट.